Assalamualaikum, second year. Hopefully, you all are good. So, today's topic is cardiothoracic ratio. Basically, this is the last topic of our ongoing lecture, that is chest X-ray. So, in today's topic and in today's lecture, we are going to study about CRT ratio, some important points related to CRT ratio, and I'll tell you about some points about neonatal chest X-ray as well. So now starting with the cardiothoracic ratio. So what is cardiothoracic ratio? How it can be determined? In which projection or which view you will take the CRT ratio? ये 3-4 किस्म के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और CRT रेशो आप लोगों की आती भी होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ जो आएंगे। कार्डियोथोरेसिक रेशो, व्हाट इज कार्डियोथोरेसिक रेशो, ऑन विच व्यू इट कैन बी मेजर्ड, किस व्यू पे या किस प्रोजेक्शन पे हम इसको मेजर करेंगे चेस्ट की, नॉर्मल मेजरमेंट और नॉर्मल रेंज ऑफ सीआरटी रेशो क्या होती है, ठीक है। ये हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। अब आप लोग के सामने स्क्रीन पर कार्डियोथोरेसिक रेशो को एक्सप्लेन करने के लिए चेस्ट एक्सरे उन्होंने दिखाया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने कार्डियोथोरेसिक रीजन को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। कार्डियोथोरेसिक रेशो बेसिकली होता क्या है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये बेसिकली रेशो है बिटवीन द डायमीटर ऑफ हार्ट टू योर मैक्सिमम इंटरनल डायमीटर ऑफ योर चेस्ट, या फिर आप इसको थोरेसिक कैविटी भी कह सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये रेशो है आपके हार्ट और आपकी जो थोरेसिक कैविटी है या चेस्ट है उसके दरमियान की जो रेशो है वो बेसिकली कार्डियोथोरेसिक रेशो है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला आप ये भी दे सकते हो CR प्लस CL डिवाइडेड बाई T, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कार्डियोथोरेसिक रेशो क्या है तो आपने डेफिनेशन देने के बाद ये वाला जिधर मेरा एरो जा रहा है ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। आने वाली 2 स्लाइड्स में या 3 स्लाइड्स में मैंने फॉर्मूला आप लोगों की आसानी के लिए A प्लस बी डिवाइडेड बाई C भी लिख दिया है, ठीक है। कि जो CR है यानी CR और प्लस CL ये मिलके बना रहे हैं ट्रांसवर्स कार्डिक डायमीटर, और जो खाली T है वो आपको बना रहा है थोरेसिक कार्डिक डायमीटर, ठीक है। बेसिकली CR और CL क्या है कि राइट कार्डिक का डायमीटर है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का मिलके वो दोनों कंबाइन करके ट्रांसफर कार्डिक डायमीटर बना रहे हैं, और थोरेसिक जो है वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आने वाली स्लाइड में मैंने इसको A प्लस बी डिवाइडेड बाई C भी लिखा हुआ है, वो सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए कि आप CR को, ठीक है, जो राइट साइडेड हमारा है, ठीक है, हार्ट का, उसको A कह सकते हो, लेफ्ट साइड को B कह सकते हो, और डिवाइडेड बाई जो C है उसको आप थोरेसिक डायमीटर कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको ये MCQ में आता है, ठीक है, कि जी अगर कार्डियोथोरेसिक रेशियो 0.5 से ज्यादा है तो कार्डियोमेगली न्यूनेट्स में होगी, एडल्ट्स में होगी, क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों को आ सकते हैं, ठीक है। तो कार्डियोथोरेसिक रेशियो बेसिकली क्या है कि ये मैक्सिमम डायमीटर ऑफ योर हार्ट टू रेशियो टू द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ योर चेस्ट या थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। CR और CL मिलके आपके पास जो बनाते हैं वो आपका कार्डियक डायमीटर होता है, और जो T है वो आपको थोरेसिक डायमीटर दिखा रहा है। आपको ये मार्किंग से ही पता चल जाएगा कि ये वाली जो लाइन है ये थोरेक्स को जो डायमीटर है वो शो कर रही है, और ये दोनों आपके हार्ट के डायमीटर को शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ रेंजेस दी हुई है, तो ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है और हमें क्या पता चलेगा कार्डियोथोरेसिक रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड पे जब आप आओ तो उधर डेफिनेशन दी हुई है, रेशियो बिटवीन मैक्सिमम डायमीटर ऑफ योर हार्ट टू द मैक्सिमम इंटरनल डायमीटर ऑफ चेस्ट और थोरेसिक कैविटी। एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी आप इसको ये भी कह सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमल हॉरिजॉन्टल कार्डियक डायमीटर टू मैक्सिमल हॉरिजॉन्टल थोरेसिक डायमीटर, ठीक है। CRT रेशियो या कार्डियोथोरेसिक रेशियो जो है, ठीक है, वो बेसिकली हमें बताती है कि हमारा हार्ट साइज जो है या कार्डियक साइज जो है वो इंक्रीज तो नहीं हुआ हुआ, हार्ट का डायमीटर इंक्रीज तो नहीं हुआ। अगर इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि पेशेंट को कार्डियोमेगली है, ठीक है। कार्डियोमेगली क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट होता है बेसिकली, ठीक है। और कार्डियोमेगली और की और बहुत सारी वजह हो सकती है, हार्ट एनलार्जमेंट की और बहुत सारी वजह हो सकती है, हाइपरटेंसिव हो सकता है पेशेंट, ठीक है, या उसको और भी कोई पैथोलॉजीज हो सकती है, उसके साथ उसको प्लूरल रिफ्यूजन की भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है।
बेसिकली सीआरटी रेशो आपको कार्डियोमेगली या एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट को देखने के लिए होता है। सीआरटी रेशो से हम बेसिकली डायमीटर ऑफ योर कार्डियक चैम्बर हम बेसिकली इसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सीआरटी रेशो से हम डायमीटर ऑफ योर हार्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सीआरटी रेशो क्या है कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ योर हार्ट टू द मैक्सिमम इंटरनल डायमीटर ऑफ योर चेस्ट, ठीक है। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, डेफिनेशन आएगी, ये लिखना है, फॉर्मूला आपकी प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने दिखाया था वो आपने लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका ये पार्ट, सेकंड पार्ट ये पूछा जाता है कि इसको हम कौन से व्यू पे मेजर करते हैं। तो आपने याद रखना है कि हमेशा पीए चेस्ट पे लिया जाता है, पोस्टीरियर एंटीरियर प्रोजेक्शन जो हमने चेस्ट की पढ़ी थी उस पे लिया जाता है। इसकी नॉर्मल मेजरमेंट या नॉर्मल रेंज क्या है, वो है 0.42 से 0.50, ये एमसीक्यूज में आ जाती होती है, ठीक है। सीआरटी रेशियो हमें कार्डिक डायमीटर बताता है बेसिकली, ठीक है, कि अगर अगर हमारे पास कार्डिक डायमीटर 0.42 से 0.50 की रेंज से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कार्डियोमेगली है, ठीक है। और आप इसको दूसरा पॉइंट ऐसे भी कह सकते हो, वी कैन से दैट नॉर्मल शुड बी, कि नॉर्मल वैल्यू जो है वो 1:2 से कम होनी चाहिए या लेस देन 0.5 ऑन पीएचएस। ये तीनों तरह से आप हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये 0.5 उन्होंने यही वाला ही बताया, 0.42 से 0.5। आप क्या यही बेहतर है कि आप ये वाली पूरी वैल्यू याद करो, ठीक है, या 1:2 को भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको फिर रिपीट करती हूँ, सीआरटी रेशियो क्या होती है, उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है हाउ कैन वी कैलकुलेट सीआरटी रेशियो, तो आप लोगों ने ये वाली स्लाइड में ये वाला जो फॉर्मूला है बेसिकली आपने ये बताना है, ठीक है। और फिर आपने नॉर्मल रेंज भी लाजमी याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन से व्यू पे हम इसको लेते हैं। अच्छा, अब ये आता है हाउ टू कैलकुलेट सीआरटी रेशियो, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक ही जगह बताया था सीआर, राइट साइड ऑफ योर हार्ट था, और प्लस बी में हम ले लेंगे सीएल जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। डिवाइडेड बाय सी में हमारे पास आ जाएगा 3, हम इमेजिन कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास थोरेसिक डायमीटर है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को खुद इसलिए दी है क्योंकि ये आप लोगों को अगर एग्जाम्पल में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, उन्होंने ए प्लस बी और ए बी सी की वैल्यू दी होगी, उन्होंने कहा हुआ कि आप जो सीआरटी रेशो कैलकुलेट करें, उन्होंने कोई भी वैल्यू ऐड कर दी होगी। जो फर्स्ट वैल्यू होगी आपने उसको ए अज्यूम करना है, बी को आपने सेकंड वैल्यू अज्यूम करना है, सी को थर्ड वन, फिर आपने टोटल इनको कैलकुलेट करके आपका जो आंसर आएगा वो बेसिकली आपका 0.5 से लेस आना चाहिए, ठीक है। अगर तो आपका कोई भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसका आंसर 0.5 से लेस आता है, इसका मतलब है कि आपकी सीआरटी रेशियो है या वो क्या शो करिए कि आपका कार्डिक डायमीटर विद इन नॉर्मल रेंजेस आ रहा है। अगर तो 0.5 से लेस देन है या 1:2 आ रहा है, ठीक है, ये 1:2 है या 0.5 है, इसकी रेंज में अगर आपकी सीआरटी रेशियो आ रही है, दैट शोज कि आपका जो हार्ट का डायमीटर या कार्डिक डायमीटर है वो विद इन नॉर्मल रेंजेस है। इन केस अगर 0.5 से एक्सीड कर रही है तो आपको हो सकता है कि कार्डियोमेगली हो गई है, हार्ट की एनलार्जमेंट हो गई है, कार्डियक डायमीटर इंक्रीज कर गया है, ठीक है। अच्छा, ये देखो, अब ये आप लोगों की वही आसानी के लिए मैंने a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी की भी एग्जांपल आप लोगों को दे दी है, और सी आर डिवाइडेड प्लस सी एल डिवाइडेड बाई टी वाले मेथड से भी आपको दोनों एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। अच्छा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको एमसीक्यूज में आते होते हैं कि अगर सीआरटी रेशो विद इन रेंज होगी यानी 0.42 से 0.50 की रेंज में आएगी तो हमारा कार्डियक डायमीटर विद इन नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर 0.55 से एक्सीड कर जाएगी तो इसका मतलब है कार्डियोमेगली या एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट जो है वो एडल्ट्स में है। और अगर सीआरटी रेशियो 0.6 से इंक्रीज कर जाएगी तो इसका मतलब है कि या 66% से इंक्रीज कर जाएगी, तो ये क्या बताएगी कि आपको कार्डियोमेगली जो है वो नियोनेट्स में है या पीडियाट्रिक पेशेंट्स में है, ठीक है। तो ये आपके बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं इसलिए इन पे बार बार एक्सरसाइज करती हूँ ताकि आप लोग इस चीज को जो है वो लाइफ ना लें और इन चीजों को साथ साथ कवर करें। साथ साथ मैंने जितना भी अभी तक आप लोगों को चेस्ट का पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, उसमें प्रोजेक्शन व्यू जो जो हम पढ़ चुके हैं उसमें मैंने आप लोगों को यही बताया है कि कौन कौन सी चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग जाते चाहें तो साथ साथ इसको मार्क कर सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने अगला पॉइंट सीआरटी रेशियो हमने कर लिया है, ठीक है। अब हमने जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो है न्यूनेटल चेस्ट एक्सरे, या जिसको आप बेसिकली पीडियाट्रिक चेस्ट एक्सरे भी बोल सकते हो, यानी जो छोटे बच्चों के लिए करते हैं ज्यादातर,
ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर याद होगा जब मैंने पढ़ाया था, तो आई हैड टोल्ड यू गाइस के नॉर्मल स्टैंडर्ड की जो हमारे पास चेस्ट की प्रोजेक्शन है वो पीए होती है, ठीक है, पीए प्रोजेक्शन होती है। लेकिन एपी मैंने आप लोगों को बताया था हम कब करते हैं कि जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं, अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं, इन केसेस में हम लोग करते हैं एपी व्यू, ठीक है, उन पेशेंट्स का, ठीक है। और वो हम सुपाइन लिटा के करते हैं पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, उन केसेस में हम करते थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्योंकि न्यू नेटल चेस्ट एक्सरे पढ़ रहे हैं, न्यू नेटल में भी आप लोगों ने एक बार याद रखनी है कि न्यू नेटल चेस्ट एक्सरे में भी हम एपी व्यू ही लेते हैं। इन केस अगर कभी हमें लैटरल लेना पड़ जाए चेस्ट एक्सरे न्यू नेट्स में, तो हम उस कंडीशन में लेंगे कि अगर हमने पेशेंट को देखना है कि उसको जो हमने ट्यूब्स वगैरह आईसीयू में का बच्चा, आईसीयू में एक बच्चा है, ठीक है, उसको बहुत सारी ड्रेनेज ट्यूब्स लगी हुई है, ड्रेनेज ट्यूब चेस्ट में लगी हुई है, फॉर एग्जांपल ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब भी आप उनको कह सकते हो, ठीक है। अक्सर बच्चे मतलब जो कि कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके लिए हमने लगाई हुई है फीडिंग ट्यूब्स लगाई होती है जिनको एंटी ट्यूब्स देते हैं, उन वगैरह को देखने के लिए हम एपी के साथ साथ लेटरल भी हम करते हैं बेबीज का, ठीक है। और जब हमने बड़ों के लिए पढ़ा था, एडल्ट्स के लिए चेस्ट एक्सरे पढ़ा था, उसमें मैंने एपी रूम में बताया था कि हमारा क्या सीन होता है कि पेशेंट काउच पे लेटा होता है, तो नीचे बक्की होल्डर होता है, ठीक है, हम उसमें उसको खोल के अंदर फिल्म लगा देते हैं, ठीक है। और इन केस मैंने दूसरा सिनेरियो ये भी बताया था कि अगर पेशेंट बेड रिडन है, आईसीयू में है, ठीक है, और आईसीयू में आपके पास जो काउच है, ठीक है, वो नीचे उसके नीचे बकी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप पोर्टेबल अपनी मशीन लेके जा रहे हो, तो आप क्या करोगे कि वो जो फिल्म है या कैसेट है उसको आप पेशेंट की कमर के नीचे भी रख देते हो, ठीक है। सेम इन द केस विद चेस्ट एक्सरे इन नियोनेट्स, ठीक है। तो नियोनेट्स में भी क्या होगा, जो बच्चे आईसीयू में होते हैं, अक्सर तो ऐसा होता है, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी जब से आ गई है, एडवांसमेंट हमारी फील्ड में आ गई है, तो अब तो ऐसा है कि नियोनेटल आईसीयू में, ठीक है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये सीन होते हैं कि जो आपकी बेबीज का जो इंक्यूबेटर होता है बेसिकली, जिसमें बेबी पड़ा हुआ होता है, ठीक है, और बेबी को ट्यूब्स वगैरह लगी होती है, उसके नीचे भी उन्होंने बकी बनाई होती है, वर्टिकल बकी, कि अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से पोर्टेबल मशीन आ रही है, टेक्नोलॉजिस्ट लेके आ रहा है, तो वो आराम से वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं स्कैन। लेकिन इन केस अगर आप ये देखो कि वहाँ पे इनको आईसीयू में इंक्यूबेटर के नीचे बकी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे जो नर्स है आप उससे पूछ सकते हो, अगर आपको बकी नहीं मिल रही तो आपने क्या करना है, जो सबसे छोटा फिल्म साइज होगा, जो कैसेट होगी, आपने वो उठानी है और आपने वो बेबी के नीचे रख देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें आपने याद रखनी है, एक तो ये बात कि हम जब बड़ों का चेस्ट एक्सरे करते थे तो मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ उतना एरिया, डिजायर्ड एरिया लेते थे जितनी हमें चेस्ट रिक्वायर्ड है, यानी सिर्फ हम चेस्ट लेते थे ना, हम आगे एब्डोमिनल एरिया कवर करते थे, आगे हम पेल्विक एरिया को भी कवर रखते थे, हम उसको लेड एप्रन से कवर रख देते थे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन नियोनेट्स में क्या सीन होता है, नियोनेट्स को तो बेबी तो होता ही बहुत छोटा है, अगर आप देखो तो आप कहते हो अपने हाथ का इशारा करके कि मेरे हाथ जितना बच्चा है, ठीक है, तो बेबीज तो होते ही इतने छोटे हैं, ठीक है। और ऊपर से आईसीयू के पेशेंट है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी फिल्म लेनी है और पेशेंट के नीचे, बेबी के नीचे रख देनी है, उसके ऊपर बेबी को लिटा देना है, ठीक है। और जब आपने क्या करोगे कि आप चेस्ट के साथ साथ एब्डोमेन भी साथ ही ले लोगे, ये मैं बच्चों की बात बता रही हूँ, बड़ों में नहीं आपने एब्डोमेन को साथ लेना, आपने कॉलिमेशन करके सिर्फ चेस्ट तक ही एरिया को रिक्वायर्ड रखना है बड़ों में। लेकिन मैं चूंकि बच्चों की बात कर रही हूँ, न्यूनेट्स की बात कर रही हूँ, उसमें मैंने ये बताया कि हम एपी व्यू करते हैं, लैटरल व्यू हम उस केस में करेंगे अगर हमने देखना है कि जो ड्रेनेज ट्यूब वगैरह या कोई भी ट्यूब पेशेंट को लगी हुई है, उनकी हमने लोकलाइजेशन के लिए हमने करना है, ठीक है। उसके बाद मैं ये बता रही हूँ कि पेशेंट के, अगर आपके पास नियोनेटल आईसीयू का बेबी पेशेंट है, ठीक है, उसके लिए आपने पेशेंट को फिल्म कैसे प्लेस करनी है, आपने पेशेंट की बॉडी के नीचे, बेबी की बॉडी के नीचे ही फिल्म लगा देनी है, इन केस अगर वर्टिकल बकी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। चूंकि बेबी होता इतना छोटा था, तो आपने चेस्ट के साथ साथ एब्डोमेन भी उसका कवर कर लेना है, ठीक है। और आपने कोशिश ये करनी है कि जिस वक्त आप चेस्ट एक्सरे परफॉर्म कर रहे हो उस वक्त आपका बेबी सो रहा हो, ठीक है, क्योंकि अगर बेबी जाग रहा होगा, ऑब्वियसली छोटा सा बेबी है, ठीक है, और वो रोएगा, ठीक है, रोने की वजह से उसके लंग्स की ओवर एक्सपेंशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही लंग्स की ओवर एक्सपेंशन होगी, तो अगर हमारे पास लंग्स के सराउंडिंग में कोई भी पैथोलॉजी पड़ी हुई है तो वो मिमिक हो जाएगी इस वजह से, ठीक है, ऑब्स्क्योर हो जाएगी, बिकॉज ऑफ हमारे जो लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, बेबी के जो लंग्स एक्सपैंड कर गए हैं, उसकी वजह से आसपास पड़ी हुई पैथोलॉजी हम डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि जिस वक्त भी हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करें बेबीज का, तो बेबी सो रहे हो, ठीक है। और हमने क्या करना है, बेबी की पोजीशनिंग कैसे होगी कि अटेंडेंट जो होगा बेबी का वो पास खड़ा होगा, ये नर्स जो होगी उस टाइम पे वो क्या करेगी, बेबी के हैंड्स को
साइड पे रखेगी ताकि वो आपके चेस्ट एरिया में ना आए, क्योंकि अगर चेस्ट एरिया में आएंगे तो फिर ऑब्स्क्योर कर जाएगी वो आपकी इमेज क्वालिटी के साथ, आर्टिफैक्ट दे सकती है। और दूसरी बात, एक और बात, आपके जो न्यूनेटल चेस्ट एक्सरे होता है, ठीक है, उसमें सबसे कॉमन आर्टिफैक्ट जो आता है, ठीक है, वो लीनियर आर्टिफैक्ट होता है। ठीक है, लीनियर आर्टिफैक्ट बेसिकली क्यों आता है कि हमारे बेबीज की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि बेबी जिस वक्त भी मूव करेंगे तो उसकी जो स्किन है वो फोल्ड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे बेबी की मूवमेंट अगर ज्यादा होगी तो उसकी स्किन में फोल्ड बनना शुरू हो जाते हैं और वो लीनियर आर्टिफैक्ट देने लग जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि बेबी की मूवमेंट जरा भी ना हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो वाइवाज में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को आइजनबर्ग में नहीं मिलेंगे, आप अपनी स्लाइड्स को गौर से सुन लें। इन केस अगर आप लोगों को मेरी स्लाइड से भी नहीं समझ आ रही तो आप लोगों का जो है क्लार्क है आप लोगों की बुक, उसमें न्यूनेटल चेस्ट एक्सरे का कुछ पार्ट डिफाइन किया हुआ है, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चों का एक्सरे है या बड़ों का एक्सरे है। इसमें आपने दो बातें याद रखनी है। आपके सामने एक एक्सरे रखा गया है, ठीक है, नियोनेटल एक्सरे, नियोनेटल चेस्ट एक्सरे हम करते इसलिए हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये देखने के लिए कि वो हमें अवेयरनेस देता है बेसिकली, चेस्ट एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे जब पैदा होते हैं, आपने सुना हो मिकोनियम एस्पिरेशन के, ठीक है, उसके इफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ हो रही होती है बेबीज की, आर्टीरियस बच्चों में हो रहा होता है यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा होता है। ठीक है, बच्चे सायानोटिक होते हैं, सायानोसिस हुआ था बच्चों का, यानी ब्लू ब्लू होते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कम जा रही होती है बेबीज को, बेसिकली वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, तो ये वो सारी कंडीशंस हैं जिनमें हमें लाजमी होता है कि जब बच्चा पैदा हो और वो आईसीयू में एडमिट होता है तो उसके लिए हमें जरूरी होता है कि हम नियोनेटल चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करें। ठीक है, तो इससे बेसिकली हमें चेस्ट एबनॉर्मेलिटीज का पता चलता है बच्चों के लिए। ठीक है, और अब चेस्ट एक्सरे करने से पहले हमें, अब हमने ये नहीं देखना कि बच्चा हमारे पास आईसीयू में आया तो हमने फौरन पकड़ के उसका चेस्ट एक्सरे कर देना है, नहीं, हमने 3-4 चीजें पहले देखनी है। हमने बच्चे की प्रीनेटल हिस्ट्री देखनी है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी जो कॉम्प्लिकेशन उसकी मदर को फेस हुई है, जो भी हुआ है उसके डॉक्टर से आपने पूछनी है। ठीक है, जो भी उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, अक्सर बच्चों को ग्रंटिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है, ठीक है, सांस लेने में मसला हो रहा होता है। ठीक है, और इस तरह के जो भी सिम्टम्स के साथ अगर बच्चा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है बच्चे को, ठीक है, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। ठीक है, जिसके अलावा आप एपनिया भी कह सकते हो, उसके अलावा सबकॉस्टल रिट्रैक्शन हो रही होती है। ठीक है, बच्चे की आपने चेस्ट वगैरह चेक करनी है। ठीक है, ये आपने ये सारा कुछ, जितनी भी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है ये आपके पास होनी चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग न्यूनेटल चेस्ट एक्सरे। ठीक है, आपको गेस्टेशनल वीक एज ये सारा कुछ बेबी का पता होना चाहिए, उसके बाद आप जाके न्यूनेटल चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो हम बात ये कर रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा ये बड़ों का एक्सरे और ये बच्चों का एक्सरे है। तो सबसे बड़ी बात आज जो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, दो एक्सरेज अगर आपके सामने रखे जाएं और मैं आपसे पूछूं इनमें से न्यूनेट्स का कौन सा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जो उसमें है वो ये है कि बच्चों का जो भी चेस्ट एक्सरे होगा उसमें आपका कार्डियक साइज जो है बेबीज में वो इंक्रीज नजर आएगा, आपको कार्डियक डायमीटर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है, जैसे ये आपका हार्ट है, ये देखो ये कार्डियक डायमीटर आपको बड़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और ज्यादातर आपको नजर यही आएगा कि ये जो ये लंबी सी लाइन आपको रेडियोपेक सी लाइन नजर आ रही है ना, ये बेसिकली आपके अंदर ट्यूब है। ठीक है, हो सकता है ये एनजी ट्यूब हो, एंडोट्रेकियल ट्यूब हो, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब हो, ठीक है, एम्ब्लाइकल कॉर्ड कैथेटर हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर तो अगर आपके सामने रख दिया जाए ना एपी बच्चों के लिए तो आप इन ट्यूबिंग से भी डायग्नोज कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आईसीयू का पेशेंट हो, बड़ा बंदा हो 45 ईयर्स का, उसको भी ट्यूबिंग हो सकती है। ठीक है, तो आपने मेन चीज जो याद रखनी है इसमें, एक तो थाइमस का शेडो आपने देखना है। ठीक है, आपका नियोनेट्स में थाइमस का शेडो विजिबल होता है। ठीक है, दूसरा आपका कार्डियक साइज एनलार्ज होता है, और तीसरा पॉइंट आपका डिस्टल 2/3 ऑफ ह्यूमरस भी नजर आ रहा होता है बेबीज में। ये देखो ये ह्यूमरस है, बड़ों में आपको ह्यूमरस नजर नहीं आ रही होती, आपका पार्ट क्लेविकल स्कैपुला रिब्स ये सारी बोन्स आपको विजिबल होती हैं, लेकिन बच्चों में आपको ह्यूमरस का भी डिस्टल 2/3 पार्ट नजर आ रहा होता है। तो ये तीन मेन इंडिकेशन है जिससे आप बता सकते हो कि ये जी बच्चों का एक्सरे है। ठीक है,
उसके अलावा आप रिब्स भी देख सकते हो कि जी कितनी हमें रिब्स नजर आनी चाहिए। एंटीरियरली आपको 4 से 5 रिब्स विजिबल होनी चाहिए और पोस्टीरियरली आपके पास 2 to 9 रिब्स जो है वो पोस्टीरियरली विजिबल होनी चाहिए। ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि जी बड़ों के और बच्चों के चेस्ट एक्सरे में क्या डिफरेंस है, क्या क्या व्यूज है, अगर 2 एक्सरे सामने रख दिए जाए, मैं रख दूं कि एक चेस्ट पीए एक चेस्ट एपी है, तो आप लोग कैसे बताओगे कि बेबीज का है, या कैसे पता चलेगा आप लोगों को? तो मेन इंडिकेशन एक कार्डिक शेडो इंक्रीज है, थाइमस आप लोगों को प्रोमिनेंट विजिबल है, और डिस्टल 2/3 ऑफ ह्यूमरस है। किसी को अगर 2 एक्सेस सामने रख दिए ना और किसी को फिर भी ये चीजें याद नहीं आ रही, तो सिर्फ एक इंडिकेशन याद रख ले कि ह्यूमरस जो है वो बच्चों में नजर आ रही होती है, डिस्टल पार्ट उसका, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जी न्यूनेटल आईसीयू में जो बेबीज पड़े हुए होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, उनके लिए उनमें हम कैथेटर ट्यूब्स वगैरह देते हैं। ऑब्वियसली बेबी आईसीयू में है, ठीक है, उसको फीड भी कराना है, ऑब्वियसली वो मदर फीड नहीं कर सकता, तो एनजी ट्यूब्स हम लगाते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स होती हैं हम वो लगाते हैं। अगर उसको हम देख लें कि प्लूरल इफ्यूजन हुई भी है, न्यूमोथोरेक्स है, उसके लिए हम उसको चेस्ट की ड्रेनेज ट्यूब्स हमने लगाई हुई होती है, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स ड्रेनेज की पर्पस के लिए हमने लगाई होती है। बेसिकली ये सारी ट्यूब्स हम इन ट्यूब्स की लोकलाइजेशन को देखने के लिए, लोकलाइज करने के लिए कि ट्यूब अपनी प्रॉपर प्लेस पे पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, ठीक है, उनकी टिप अपनी प्रॉपर जगह पे है या नहीं है, उसके लिए हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये उन्होंने वही बताया कि बेबीज का नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, ठीक है। इसमें आपके पास 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है बेबीज के लिए, कि आपके पास बेबीज की जो नॉर्मल चेस्ट है उसमें एक और मेन इंडिकेशन है, आपकी लंग्स जो है हाइपर ल्यूसेंट नजर आएंगे। जब हमने बड़ों का चेस्ट एक्सरे बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लंग्स जो है वो ल्यूसेंट नजर आएंगे, ठीक है, मतलब ब्लैकनेस होगी। लेकिन जो बेबीज का चेस्ट एक्सरे उसमें लंग्स जो है वो बहुत ज्यादा, ठीक है, ल्यूसेंसी के साथ नजर आएंगे, यानी ब्लैकनेस बहुत इंक्रीज हो जाएगी उसमें, एक मॉडरेट लेवल से भी जाके ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इसमें आपके पास मैंने आपको जब हमने चेस्ट एक्सरे एडल्ट्स का पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था हाइला था, राइट हाइलम और लेफ्ट हाइलम मैंने आप लोगों को मार करके बताए थे। यहाँ पे मैं आपको बताया लेफ्ट हाइलम था, और यहाँ लेफ्ट हाइलम था और इस तरफ राइट हाइलम था, और मैंने बताया था एक हाइलम जो है स्लाइटली राइट हाइलम स्लाइटली रेज हुआ होता है लेफ्ट हाइलम से, मैंने बताया था। और हाइलर रीजन हमारे पास बहुत प्रोमिनेंट थे एडल्ट चेस्ट एक्सरे में, लेकिन न्यूनेट चेस्ट एक्सरे में हाइलर और पैरा हाइलर रीजन इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, ठीक है। और आपको एक ब्रोंकोग्राम सा शो हो रहा होता है, ठीक है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई के पास, ठीक है। और इसमें स्लाइटली सी थोड़ी सी डेविएशन भी ट्रेकिया की नजर आ रही होती है। अच्छा, ब्रोंकोग्राम क्या होता है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ये बेसिकली ब्रोंकोग्राम जो है ये आपके पास क्या होता है कि एयर फिल्ड ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। आपके जो ब्रोंकाई होते हैं बेसिकली उनमें एयर फिल्ड हुई भी होती है, ठीक है। और ये मेन इंडिकेशन होती है नमूनिया पेशेंट्स में, ठीक है। इतना ज्यादा मत आप डिटेल में जाओ, लेकिन बस इतना याद रखो कि एयर ब्रोंकोग्राम भी विजिबल होता है नियोनेटल चेस्ट एक्सरे में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, जब मैंने आपको बताया था कि बेबी आपने कोशिश करनी कि आपका बेबी सो रहा हो, ठीक है, जो भी आपका बेबी पेशेंट है वो सो रहा हो, ठीक है, जब भी आप लोगों ने चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करना है, ताकि ओवर एक्सपेंशन, अगर बेबी रो रहा होगा, उठा हुआ होगा, मूवमेंट हो रही होगी, तो हमारे पास जो पैथोलॉजी है वो एक्सप्लोर कर सकती है, ठीक है। या हमारे पास जो क्वालिटी है कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, कोई भी आर्टिफैक्ट आ सकता है, मूली जिसका मैंने लीनियर आर्टिफैक्ट बताया था। अगर आपने देखा है कि बेबी जो है उसका सांस जो है वो सही तरह उसने नहीं लिया हुआ, तो एबनॉर्मल अपीयरेंस हो सकती है, ठीक है। हम पैथोलॉजी को सही तरह डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हो सकता है हमें हार्ट का शेडो सही नजर ना आए, लंग्स प्रॉपरली विजिबल ना हो रहे हो, थाइमस प्रोमिनेंट ना हो रहा हो, ठीक है, कि भाई जो हमारे पास चेस्ट न्यूनेट की इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, लैंडमार्क्स है, वही विजिबल ना हो सकता है पुअर इंस्पिरेशन की वजह से। तो आपने क्या देखना है, ये दो इमेजेस का यहाँ पे कंपेरिजन किया हुआ है कि यहाँ पे पुअर इंस्पिरेशन है और यहाँ पे बेटर इंस्पिरेशन के साथ बेबी का चेस्ट एक्सरे किया हुआ है। रोंजेनोग्राम ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये भी हम रेडियोग्राफ या चेस्ट एक्सरे को ही कहेंगे, ठीक है। ये वाला जो चेस्ट एक्सरे है ये आपका बेस्ट है, देखो इसमें हार्ट का साइज थोड़ा सा एनलार्ज हुआ हुआ है। अच्छा, ये स्टमक बबल है, ये जो डार्क सा यहाँ पर विजिबल हुआ है, ठीक है। ये आपके पास एक
क्वालिटी रेडियोग्राफ उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें बेसिकली उन्होंने बताया कि बेबी ने अच्छी तरह सांस रोका हुआ है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये आएगा कि बेबी छोटा सा है, आईसीयू में, हम उसको कैसे कहेंगे कि सांस लो। बड़े पेशेंट को तो हम ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। छोटे बेबीज के लिए वही बात है कि आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जैसे ही आप देखो कि आप बेबी का जो एब्डोमेन है, ठीक है, या वो ऊपर को उठ रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है, वो सांस दे रहा है, तो आपने फॉरेन एक्सपोजर दे देना, ठीक है। अब बाय वो आपकी ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास अंडर इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि हमें पता लगे कि जी सी हम डायग्नोस कर दें कि सीरियस कार्डियक कंडीशन हो गई है, या बेबी को कोई पल्मोनरी डिजीज हम डायग्नोस कर दें, हो सकता है ह्यूमन एरर भी आ सकता है। इसलिए आपने इंश्योर करना है इस बात को कि आप जब भी रेडियोग्राफ को परफॉर्म करें एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, आपने सारे पॉइंट, सारे पैरामीटर्स को साथ जहन में रखते हुए चीजें परफॉर्म करनी है, क्योंकि ये हमारा काम है। अच्छा, ये अब था आप लोगों का सारा चेस्ट एक्सरे जो कंप्लीट हो गया है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को बताया था रेडिएशन प्रोटेक्शन, अगर आपसे कोई पूछ ले आपने एक एडल्ट का चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करना है, उसकी आप रेडिएशन प्रोटेक्शन कैसे करोगे, क्योंकि हमने चेस्ट एक्सरे करना है, नाम इंडिकेट कर रहा है, हमने सिर्फ चेस्ट का पार्ट लेना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने उतने एरिया तक कॉलिमेशन करनी है, ठीक है। कॉलिमेशन आप कर सकते हो, अपने जो एक्सपोजर फैक्टर है केवीपी एमएएस उनको सेट कर सकते हो। तीसरा, अपनी गोनेडल शील्डिंग के लिए लेड एप्रन को पेशेंट के गोनेड्स पे रख सकते हो, जो आपके प्रीवियस लेक्चर है उनमें मैंने एरिया जो है वो हाईलाइट करके भी दिखाया हुआ है। अच्छा, तो बेबीज के लिए आप क्या कर सकते हो, बेबीज को रेडिएशन से बचाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन बचाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें एक्यूरेट कॉलिमेशन आपने करनी है कि आपने लंग कैपिस से शुरू करके एब्डोमेन तक कवर कर देना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, ये देखो। दूसरा एक मेन इंडिकेशन ये भी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बेबीज का एक्सरे है या बड़ों का। तो बाज औकात जितने भी हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं क्लिनिकल साइड पे, बुकिश नॉलेज को छोड़ते हुए, थ्योरी को छोड़ते हुए, अगर आप क्लिनिकल साइड्स का एक्सपीरियंस अपने सामने लो ना, तो वहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा कि जितने भी नियोनेट्स के चेस्ट एक्सरे लिए होते हैं, वो उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम लंग एपिसिस या थाइमस से शुरू होते हुए ट्रेकिया विजिबल होता है, और एंड उनका कहाँ तक हो रहा होता है, एब्डोमेन में, एब्डोमेन तक एंड हो रहा होता है, ठीक है। बकायदा एब्डोमेन भी उन्होंने शो किया हुआ, तो यहाँ पे कोई इमेज मैंने ऐसी नहीं लगाई हुई जिसमें एब्डोमेन भी विजिबल हो। मैं फिर भी एक दफा देख लेती हूँ, ठीक है। लेकिन नियोनेट्स में आपको कैसे पता चलेगी, यहाँ पे कोई भी ये थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा सा एब्डोमिन, ये चेस्ट आपकी यहाँ खत्म हो गई है, ठीक है। इसके नीचे एब्डोमिनल रीजन शुरू हो गया है, तो एब्डोमिनल रीजन हम साथ में चेस्ट के साथ इस वजह से भी ले लेते होते हैं बेबीज में, ताकि एक तो बच्चा जो है वो एडिशनल रेडिएशन डोज से बच जाए, ठीक है, कि जिसका चेस्ट लैदा करना है और एब्डोमिन लैदा करना है, तो वो है कि एक ही दफा में आपको फॉर्म कर दो कि चेस्ट भी विजिबल हो जाएगा और एब्डोमिन भी। अच्छा, एब्डोमिनल एरिया को हम क्यों देखते हैं, ठीक है। एक तो मैंने ये बता दिया कि जो ड्रेनेज ट्यूब वगैरह है इनकी वजह से भी हम एब्डोमिनल को देख सकते हैं पार्ट को, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि एब्डोमिनल रीजन को देखने की कि हमें जो है एब्डोमिनल, ठीक है, या जो एब्डोमिन में बाउल लूप्स जो है बेसिकली उनको देखने के लिए, बाउल लूप्स में हम क्या देखेंगे कि एयर तो नहीं है, ठीक है, बेबीज के एब्डोमिन में उसके लूप में, ठीक है, जो बाउल है उसके बाउल लूप्स है उनके अंदर एयर तो नहीं आ गई, उसकी वजह से भी आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज साथ ही परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आप लोगों ने एक बात और भी याद रखनी है कि जब आप लोगों ने बेबीज को, ठीक है, बेबीज को आप लोगों ने चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करना है, तो उसका एक्सपोजर टाइम जितना कम से कम हो सके आपने वही रखना, ताकि बेबी इतना छोटा सा है, वो रेडियो सेंसिटिव है, ठीक है, रेडिएशन से सेंसिटिव है, तो आपने ध्यान रखना है कि 0.02 सेकंड के अंदर अंदर आप उसको एक्सपोजर दे दो, ताकि कोई मोशन आर्टिफैक्ट ना आए, लीनियर आर्टिफैक्ट ना आए, ठीक है, कोई भी पैथोलॉजी जो है वो ना आ सके आपके पास, ठीक है। इसलिए आपने जल्द से जल्द कोशिश करनी है कि आप जैसे बेबी की, और बेबी को आपने पोजीशन किया है, बेबी सो रहा है, उसके टेंडर में उसके हाथ वगैरह पकड़े हैं, पोजीशन हो गई है, बेबी ने सांस लिया, फौरन से एक्सपोजर दे दो, ठीक है। इतना ज्यादा वेट नहीं करो, हो सकता है बेबी मूव कर जाए। तो मेरे लिहाज से आज आप लोग का चेस्ट एक्सरे ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट क्या
कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट चीजें थी पॉइंट्स थे मैं साथ साथ बताती रही हूँ। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। और काइंडली आप लोगों का कोई भी फीडबैक है तो आप लोग मुझे दें, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो भी दें, क्योंकि आफ्टर ईद जब आप लोगों की ऑन कैंपस क्लासेस होंगी तो आई एम नॉट गोना रिपीट दिस टॉपिक अगेन फॉर यू गाइस, कीप दैट इन माइंड। मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करूंगी, इस टॉपिक को रिपीट नहीं करूंगी। तो ये अब आप लोगों पे है और आप लोगों ने मुझे डिसाइड करके बताना है कि आप लोग मुझे किस दिन इसका वाइवा दोगे। आई रियली डोंट वांट टू टेक ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि मैं नहीं लेना चाहती, बट आई डू वांट टू टेक योर वाइवा, ताकि मुझे पता चले कि थोड़ी बहुत जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, माइनर मेजर टर्मिनोलॉजीज है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप लोगों को समझ आई हैं या नहीं आई। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।